वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही मोटिवेशनल मूवी, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर तुम अपने इरादे के पक्के हो और उसे पाने की लगातार कोशिश करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, फिर चाहे ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। यही नहीं दोस्तों, ये कहानी एक रियल स्टोरी पर आधारित है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कुछ सीखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, यानी कि 45 साल पहले। जॉय नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है और अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है। तब उसको एक पुराना डॉग कॉलर मिलता है और ये बेड पर जो आराम से बैठी हुई है ना, यह है जॉय की माँ मेलिसा, और ये जो पीछे खड़ी है जॉय की दादी, इनका नाम है मिमी। अब जॉय मेलिसा को डॉग कॉलर दिखाकर पूछती है, ये कॉलर आपको याद है माँ? जब मैं 10 साल की थी तो मैंने अपने डॉग के लिए ये कॉलर डिजाइन किया था खुद। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ है जिससे कि रात को ये चमकता है और हर किसी को दिखाई देता है। मैंने अपनी डॉग की सेफ्टी के लिए इसको बनाया था। 1980s में इस तरह का कॉलर किसी ने सुना तक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जॉय जो बच्ची थी उसने इसको बनाया था, पर उस उम्र में उसको पेटेंट वगैरह के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने अपने इस डिजाइन को पेटेंट नहीं करवाया। लेकिन उसके 1 साल के बाद किसी कंपनी ने जॉय के डिजाइन की नकल करके उसका अपने नाम से पेटेंट भी रजिस्टर कर लिया था। और उस वक्त जॉय को पेटेंट वगैरह की जानकारी थी नहीं, मतलब कि वो क्या होता है, वरना आज ये कॉलर जॉय के नाम से जाना जाता। जॉय बचपन से बहुत ही क्रिएटिव लड़की रही। तरह तरह की चीजें डिजाइन करना, ड्राइंग करना, वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल बनाना, ये उसकी आदत थी। और ये जो जॉय के पीछे है ना, ये है जॉय की स्टेप सिस्टर, यानी जॉय के पापा की पहली वाइफ की बेटी। नाम है पैगी। जी हाँ दोस्तों, जॉय की माँ उसके पापा की दूसरी वाइफ है और पैगी जॉय के टैलेंट की वजह से उससे काफी जलती भी है। मिमी को भी पैगी से ज्यादा जॉय से प्यार है, क्योंकि जॉय क्रिएटिव होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती भी है, सबकी बहुत केयर करती है। जॉय को अपनी माँ मेलिसा से ज्यादा अपनी दादी मिमी से प्यार है, और मिमी ही है दोस्तों जो बचपन से जॉय को बहुत ही प्रोत्साहित करती रही है हर चीज में, कि बेटा तुम्हारे पास जो टैलेंट है ना, उससे तुम लाइफ में बहुत ही आगे जाओगी, जरूर सफल बनोगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो गया है कि जॉय को ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि अब इस पूरे परिवार का बोझ जॉय पर आन पड़ा है। मेलिसा किसी काम की है नहीं, दिन भर बैठकर टीवी सोप्स देखती रहती है, और शायद इसी वजह से जॉय के पापा, जिनका नाम रॉबर्ट है, उन्होंने मेलिसा से तलाक ले लिया था। मतलब पहली वाइफ के मरने के बाद रॉबर्ट ने मेलिसा से शादी की थी, लेकिन फिर मेलिसा से भी डिवोर्स ले लिया था। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कि रॉबर्ट ने तीसरी शादी भी की थी, लेकिन अब वो तीसरी वाइफ रॉबर्ट को वापस घर छोड़ जाती है और कहती है कि इसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी, मैं इसको डिवोर्स कर चुकी हूँ। और अब रॉबर्ट का वापस आना मेलिसा को नहीं पचता, और फिर क्या था, लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉबर्ट घर की चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है, और ये सब देखकर जॉय को और टेंशन होती है कि अब क्या करूँ। वो रॉबर्ट को घर के बेसमेंट में लेके जाती है कि आप जब तक हैं यहीं पे रह लीजिए, ऊपर मत आना। पर वहाँ जॉय का एक्स हस्बैंड, जिसका नाम टोनी है, वो गा रहा होता है दोस्तों। जी हाँ, जॉय की शादी भी हो चुकी है और उसका भी डिवोर्स हो चुका है, और इस शादी से उसकी 2 बेटियां भी है। बड़ा अजीब परिवार है ना, क्या करें। डिवोर्स के बाद पति वापस पत्नी के घर पर आकर रह रहा है। दरअसल टोनी एक सिंगर बनना चाहता था, और उसको सिंगिंग के अलावा और कोई काम धंधा आता नहीं था। वो कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए तंग आकर जॉय ने उसको तलाक दे दिया। लेकिन फिर उसको दया आ गई और उसने जॉय को यहाँ बेसमेंट में पनाह दे के रखी हुई है। और खास बात यह है कि डिवोर्स के बाद भी ये दोनों काफी फ्रेंडली हुए हैं। खैर, रॉबर्ट को टोनी से नफरत है, वैसे बहुत ही ज्यादा। वो चिल्लाता है कि इसको तो तुमने तलाक दे दिया था ना, फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, निकम्मा कहीं का। तो जॉय कहती है, निकम्मा ही सही, लेकिन मेरी बेटियों का बाप है वो, और कुछ ना सही वो मेरी बेटियों की देखभाल कर लेता है, इसलिए उसको यहाँ पे रखा हुआ है। और अब टोनी कहता है कि सुनो ना, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया था, फिर इन्हें यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। इस तरह वो दोनों एक दूसरे की चुगली करने पे तुले होते हैं। तो अब जॉय कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है मुझे, कहकर वो एक पेपर रोल से बेसमेंट के 2 हिस्से कर देती है और कहती है, देखो ये तुम्हारा हिस्सा और ये पापा का, दोनों अपने अपने दायरे में रहो और मेरा दिमाग मत खाना, कहकर वो ऑफिस जाती है। असल में जॉय एक एयरलाइंस में बुकिंग एजेंट है दोस्तों, लेकिन उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो मन लगाकर काम नहीं कर पाती। इस वजह से कस्टमर्स की डांट भी खाती कभी कभी, और ये सब देखकर उसका बॉस उसको नाइट शिफ्ट में डाल देता है। तो जॉय नाइट शिफ्ट के लिए मना करती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और उसको नाइट शिफ्ट दे दिया जाता है। बेचारी उदास होकर अपने पापा के वर्कशॉप में आती है। असल में दोस्तों रॉबर्ट का अपना एक वर्कशॉप है, जहाँ बस ट्रक वगैरह की जो बॉडी है ना, उसको तैयार की जाती है। जॉय ने रॉबर्ट की मदद से अपना घर गिरवी रखा था और कुछ पैसे उधार ले लिए थे। अब वो पैसे देकर घर के कागजात लेने के लिए आई होती है, लेकिन लगता है रॉबर्ट का चौथी शादी का इरादा है और वो उस चौथी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे फ्लर्ट कर रहा होता है। तब वहाँ पे पैगी आती है जो रॉबर्ट के साथ ये वर्कशॉप संभालती है। फिर दोनों बेटियां मिलकर रॉबर्ट को डेट के लिए तैयार भी करती हैं। वो भी मस्त रेडी होकर डेट पे जाता है, और ये देखिए ये है उसकी नई गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है रूडी। अपने रॉबर्ट के बारे में कहें तो दोस्तों, औरतों को इम्प्रेस करने में एकदम माहिर है वो, बहुत ही फनी बातें करके औरतों को हंसा देता है, और यही अंदाज रूडी को भी भा जाता है। ये रूडी है ना, काफी अमीर औरत है और रिसेंटली उसके पति की मौत हो गई थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। रूडी का अपना एक लग्जरी बोट है और वो रॉबर्ट और उसके परिवार को अपने बोट पे इनवाइट करती है। दूसरी ओर जॉय घर आकर लीकेज फिक्स कर रही होती है। दरअसल उसकी माँ मेलिसा के कमरे में अक्सर इस तरह का लीकेज होता रहता है और हर बार उसे बेचारी
जॉय को ही फिक्स करना पड़ता है। वो कई बार मेलिसा से कह चुकी है कि माँ वॉश बेसिन के सिंक में बाल मत धोया करो, बालों से ब्लॉकेज होता है, पर कहाँ यार। मेलिसा को टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। जैसे तैसे इस बार भी लीकेज को फिक्स करके जॉय अपनी बेटियों को कहानी सुनाकर सुला देती है। आखिर में जॉय थक हारी वहीं पे सो जाती है, लेकिन तब उसकी फ्रेंड जैकी वहाँ पे पहुंच जाती है। कई सालों के बाद दोनों की मुलाकात हो रही है आज। जॉय और जैकी बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोस्तों। दोनों बचपन से बहुत ही एम्बिशियस लड़कियां थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो शादी, बच्चे, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर जैसे इनके लिए चक्रव्यूह बन गया, जिसमें फंसकर दोनों की लाइफ का सत्यानाश हो चुका है। दरअसल जॉय और टोनी की मुलाकात जैकी के घर की पार्टी में हुई थी एक बार। टोनी वहाँ पर गाने के लिए आया हुआ था, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर शादी भी। रॉबर्ट इस शादी के बहुत ही खिलाफ था वैसे, कि एक सिंगर की क्या कमाई होती है, कैसे पालेगा तुम्हें बेटा हो, इससे शादी मत करो। और शादी के दिन तो शराब पीकर रॉबर्ट ने काफी तमाशा खड़ा कर दिया था। इस वजह से जॉय शादी के वक्त भी रो रही थी कि आज भी बताओ पापा ने ड्रामा कर दिया। जॉय की शादी के 1 साल तक सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ जॉय नौकरी कर रही थी। घर में पैसों की तंगी होने लगी तो जॉय ने टोनी को कई जगह नौकरी दिलवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो कहीं पे भी एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। और सिंगिंग के अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था और न ही वो सीखना चाहता था। अब सिंगिंग के चांसेस उसको मिल नहीं रहे थे। इसी बात पर दोनों की लड़ाई होने लगी और आखिर जॉय से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तलाक दे दिया। जॉय ये सारी बातें जैकी को बताती है। फिर रॉबर्ट अपने परिवार को लेकर अपनी नई गर्लफ्रेंड रूडी के लग्जरी बोट पे जाता है, क्योंकि उसने इन सभी को इनवाइट किया था। पर मेलिसा नहीं जाती, टीवी से चिपकी रहती है। खैर दोस्तों, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। रॉबर्ट तो टोनी की हर बात से चिढ़ता है। वो वाइन लाता है तो वो उसे नहीं लेता, लेकिन रूडी को वाइन बहुत ही पसंद है, वो ले लेती है। और टोनी को स्पेनिश बहुत बढ़िया आती है, रूडी भी स्पेनिश जानती है। इसी बात पे दोनों काफी घुल मिल जाते हैं, तो बोट में काफी दूर चले जाते हैं वो। इसी बीच जॉय का वाइन ग्लास गलती से गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जॉय मॉप से उसको साफ करने लगती है। लेकिन जब वो उस पोचे को निचोड़ती है तो ग्लास के टुकड़े टुकड़े जो मॉप से चिपक गए थे वो जॉय के हाथों को चीर देते हैं और बेचारी का खून निकल जाता है। उसकी फिर मरहम पट्टी की जाती है। तब जॉय गहरी सोच में खो जाती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। लगता है उसे कोई इनोवेटिव आइडिया आ गया दोस्तों। मेलिसा के कमरे का लीकेज ठीक करने के लिए प्लम्बर आया होता है, लेकिन मेलिसा कहती है ये रिपेयर करता रहेगा तो मैं टीवी कैसे देखूंगी। तो जॉय चिढ़ जाती है, अरे आप एक कोने में बैठकर देखो, उसे दूसरी तरफ अपना काम करने दो, कहकर जॉय बीच में एक पर्दा लगा देती है। जॉय बेचारी इतना थक चुकी थी कि सीढ़ियों पर ही सो जाती है। रॉबर्ट और टोनी मिलकर फिर उसको उठा ले जाकर ऊपर सुला देते हैं। तब उसको एक सपना आता है जिसमें बचपन की जॉय प्रेजेंट की जॉय से कहती है कि छोटी बच्ची होकर मैं तरह तरह की चीजें इन्वेंट करती रहती थी, लेकिन 17 साल हो गए, तुमने कुछ नया इन्वेंट किया ही नहीं और न ही तुमने उसके लिए कोई एफर्ट मारा। तुम बस अपनी नौकरी, अपने परिवार, बच्चे, इन सभी चीजों में उलझी हुई हो। ऐसी जिंदगी गुजारने का इरादा है क्या? ऐसे ही रही तो तुम्हारी एम्बिशन का क्या होगा? क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ करना नहीं है? और फिर अचानक जॉय की नींद खुल जाती है और शुरू में उसको जो आइडिया आया था वो अब उसको और भी साफ दिखाई देता है। जॉय टोनी से कहती है कि हमारे तलाक को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम यहाँ पे पड़े हुए हो मेरे घर में। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लोगे और जल्दी से जल्दी ये जगह खाली कर दोगे। हम दोनों को ये मूव ऑन कर लेना चाहिए। टोनी को जरा बुरा भी लगता है दोस्तों। फिर जॉय रॉबर्ट से कहती कि पापा आप भी जल्दी से जल्दी रूडी से शादी करके चले जाए। अब इन दोनों की समझ में नहीं आता कि अचानक जॉय ऐसा क्यों कह रही है। फिर वो रॉबर्ट से कहती है कि बचपन से लेकर अभी तक आपने मेरे लिए कुछ खास किया नहीं है। आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब 2 टकिए की नौकरी करके अपने परिवार को चला रही हूँ। इसलिए प्लीज मेरी एक बार मदद कर दीजिए। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, उस प्रोडक्ट को बनाने और उसको सेल करने के लिए मुझे रोकड़ा चाहिए। आप प्लीज रूडी से कहकर मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाइए। पहले तो रॉबर्ट कहता है कि मैं खुद अभी अभी उससे मिला हूँ, अचानक पैसे की डिमांड करूंगा तो बोलेगी पागल है। तो जॉय कहती है मैं उन्हें अपना प्रोडक्ट डिजाइन प्रेजेंट करूंगी, फिर देखते हैं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। रॉबर्ट भी मान जाता है। फिर जॉय एक बड़े चार्ट पेपर पर कोई डिजाइन बनाती है। फिर रॉबर्ट, जॉय, टोनी और जैकी सभी मिलकर रूडी के पास जाते हैं। दरअसल रूडी का स्वर्गवासी पति एक बिजनेसमैन था, इसलिए जॉय जानती थी कि रूडी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जरूर करेगी। तो जॉय रूडी को अपने मॉप का डिजाइन एक्सप्लेन करती है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये 1990s का टाइम है जब आज के नए डिजाइन के मॉप्स नहीं थे और भीगे मॉप को हाथ से निचोड़ना पड़ता था। उस समय की बात है। जॉय बताती है कि मेरे नए डिजाइन में एक लीवर होगा जिसे ऊपर खींचकर घुमाया जा सकेगा, जिससे कि सारा पानी निचोड़ा जाएगा और वो भी बिना हाथ लगाए। इस लीवर को खींचने से इसकी रस्सियां फैल जाएंगी और मॉप बन जाएगा बढ़िया से। इससे हाथों की सेफ्टी रहेगी और गंदे पानी को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जब बोर्ड पर मॉप को निचोड़ते हुए जॉय के हाथ में ग्लास चुभ गए थे ना, तभी जॉय को यह आइडिया स्ट्राइक हुआ दोस्तों, और ये नया मॉप मार्केट में आया तो काफी अच्छा सेल होगा। रूडी कहती है हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है जॉय, लेकिन क्या तुम एक मॉडल बनाकर ला सकती हो? तो जॉय मान जाती है और घर जाकर तुरंत उसका एक प्रॉपर डिजाइन बनाना शुरू करती है। उसको ये सब करता देखकर मिमी यानी उसकी दादी बड़ी खुश होती है कि आखिर उसकी पोती को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है। फिर जॉय जैकी को लेकर रॉबर्ट की वर्कशॉप में जाती है और वहाँ पड़े हुए रॉड को कट करके अपने डिजाइन के मुताबिक उससे मॉप स्टिक तैयार करती है। फिर कॉटन की मुलायम रस्सियों से मॉप तैयार करके
रूडी को डेमो दिखाती है। होना क्या था, रूडी हो जाती काफी इम्प्रेस और उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर मार्केट में हिट होगा क्योंकि ऐसा मॉप आज तक नहीं बना था। तो वो जॉय को एडवाइस भी देती है कि बिजनेस में बहुत कंपटीशन होगा, गलती से भी ये डिजाइन किसी और के हाथ लग गया तो वो तुरंत इसका पेटेंट ले लेंगे और हम फिर मार खा जाएंगे, इसलिए तुम सावधान रहना। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पर सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस तरह के किसी प्रोडक्ट का पेटेंट रजिस्टर्ड ऑलरेडी है या नहीं। वो चेक करते हैं तो पता चलता है दुनिया में किसी ने ऐसे किसी प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं लिया। अब इस मॉप के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैलिफोर्निया की एक कंपनी से बात करते हैं, पर कंपनी का मैनेजर कहता है कि रुकिए, ऐसा ही सेम एक प्रोडक्ट हांगकांग के एक इनोवेटर ने डिजाइन किया था और उसका पेटेंट हमने खरीद रखा है, इसलिए रॉयल्टी के तौर पर आप हमको $50,000 दे दीजिए और इसके अलावा मॉप के स्पेयर पार्ट्स के लिए मटेरियल्स खरीदने के लिए हमें थोड़ी रकम चाहिए होगी, वो भी दे दीजिए। ये लोग मना नहीं करते, मान जाते हैं, और क्योंकि रॉयल्टी देना जरूरी है वरना फ्यूचर में पेटेंट प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो एक्स्ट्रा $50,000 के लिए हाँ कर देते हैं। वो कंपनी स्पेयर पार्ट्स बना कर देती है और मॉप्स बनाने का काम चालू हो जाता है। इसके लिए जॉय एक छोटी सी जगह लीज पे लेती है और कुछ लोगों को हायर करके अपना काम शुरू करती है। इसी बीच स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी से एक बड़ी रकम का बिल आता है दोस्तों। दरअसल जॉय ने उनको जो डिजाइन दिया था उसके आधार पर ढांचा बनाने के बजाय उन्होंने गलत ढांचा बना दिया था और उस गलती को ठीक करने के लिए उन्हें और मटेरियल्स मंगवाने पड़े थे। और अब देखिए दोस्तों, वो लोग अपनी उस गलती का जुर्माना भी जॉय को भरने को कह रहे हैं, तो जॉय साफ मना कर देती है कि मेरे बताए हुए डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने बनाया नहीं, गलती तो आपकी है, उसके पैसे मैं क्यों दूं? तो उन पर चिल्लाकर जॉय फोन रख देती है। दूसरी ओर जो मॉप्स बनकर तैयार हो गए हैं उनको सेल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। जॉय खुद अपने प्रोडक्ट ले जाकर सुपरमार्केट्स वगैरह में मार्केटिंग करती है, लेकिन उस वक्त की बात है यार, उस वक्त तो एक नॉर्मल मॉप की कीमत $5 थी, पर जॉय एक की कीमत रखती है $19। ऐसे में कौन खरीदेगा बताओ? तो एक सुपरमार्केट का ओनर जॉय को बताता है कि कस्टमर्स जब $5 का नॉर्मल पोचा खरीदते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने चलता है, मतलब एक साल में वो कस्टमर लगभग 12 बार पोचा खरीदेंगे। हमें एक कस्टमर से लगभग $60 का मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हारा ये जो पोचा है ये महंगा भी है और तो और काफी स्ट्रॉन्ग भी, और लगता है 1 साल आराम से चल जाएगा, ऐसे में तो लॉस ही होगा ना हमारा। इस तरह हर जगह पे जॉय को ना में ही जवाब मिलता है, पर जॉय दोस्तों मायूस नहीं होती। एक बड़े सुपरमार्केट के पास जाकर खुद अपने जो पोचा है उसका डेमो देने लग जाती है और वहाँ पे आते जाते लोगों को उसके बारे में बताती है। उसकी बड़ी बेटी भी उसके साथ मिलकर डेमो दिखाती है। कुछ लोग देखते तो हैं लेकिन कोई उसे खरीदने नहीं आता। फिर जॉय एक प्लान बनाती है और मॉप जैकी के हाथ में देकर उसको डेमो दिखाने के लिए कहती है। फिर जॉय एक कस्टमर की तरह वहाँ पे जाकर जैकी से उस मॉप के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। अब उसको लगा था कि उसको खरीदते हुए देखकर और भी लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो वहाँ पे टोनी एक औरत के साथ आता है। दरअसल टोनी उस औरत के क्लब में गाना गाता है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब जॉय को इस तरह पब्लिक में आवाज देकर अपने मॉप्स बेचने की कोशिश करता देख टोनी को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने जॉय की कोई मदद नहीं की। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है, क्योंकि सुपरमार्केट के आगे बिना परमिशन के इस तरह सेल करना अलाउड नहीं है। वो जॉय के मॉप्स और डेमो की चीजें उठा के लेके जाते हैं। जॉय बेचारी उदास होकर घर आ जाती है। फोन कंपनी से नोटिस आया होता है दोस्तों कि आपका फोन लाइन काट दिया जा रहा है क्योंकि बिल नहीं भरा। और तो और जॉय की छोटी बेटी बीमार पड़ चुकी है। जॉय का तो सर चकराने लग जाता है कि अब मैं किस किस समस्या को सुलझाऊं। रूडी ने उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, अगर मॉप्स नहीं बिकेंगे तो वो उसके पैसे वापस कैसे करेगी। ये सारी बातें सोच सोच कर जॉय थक कर बैठ जाती है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। रास्ते में अड़चने आ सकती हैं, लेकिन रास्ते भर अड़चने ही अड़चने आए तो फिर क्या ही करे यार आदमी। पर मिमी उसको हार मानने नहीं देती और कहती कि बेटा तुम कितनी टैलेंटेड हो ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमने अपने दिल से ये काम शुरू किया है और तुम देख लेना कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा, अपने आप खुलेगा, तुम सफल जरूर होगी। और तब कॉलिंग बेल बजता है और वहाँ पे आता है टोनी। उसे जॉय के लिए बहुत ही बुरा लगा था और इसीलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और अगले दिन उसको QVC नाम की एक टेलीवाइज्ड रिटेल होम शॉपिंग चैनल के ऑफिस में लेके जाता है। यहाँ टोनी का एक पुराना दोस्त जिसका नाम नेल है दोस्तों, वो एग्जीक्यूटिव है। टोनी ने पहले से नेल से बात की थी जॉय के प्रोडक्ट के बारे में, तो अब नेल जॉय को कुछ एग्जीक्यूटिव्स के सामने लेके जाता है जहाँ जॉय को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, मतलब डेमो देना होगा। जॉय का एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन काफी इंप्रेसिव होता है और नेल को उसके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। दूसरे एग्जीक्यूटिव्स भले ही जॉय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ऐसे कई लोग जोश में अपना प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं जो किसी काम का नहीं होता, तो उनको लगा कि ये भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन नेल को जॉय का ये आइडिया बहुत ही पसंद आ जाता है और वो उसको एक कमरे में ले जाकर डेमो देने को कहता है। जॉय भी अपना बढ़िया डेमो देती है तो नेल कहता है ठीक है, मैं अपने चैनल पर तुम्हारे मॉप का डेमो फिक्स कर दूंगा, उसका स्लॉट फिक्स कर दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें 50,000 मॉप्स रेडी करने होंगे। तो जॉय बौखला जाती कि क्या एक डेमो से 50,000 मॉप्स बिक जाएंगे। पर हाँ, वो खुश भी होती है कि अब उसका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। जॉय को वो एक स्टेज पे लेके जाता है जहाँ प्रोडक्ट्स का डेमो दिया जाता है और उस डेमो को देखकर लोग
लोग कॉल करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करते हैं। ये रोटेटिंग स्टेज है दोस्तों। 5 मिनट में एक बार उसे होल्ड करके एक एड शूट किया जाता है। इसके बाद उस स्टेज को रोटेट करके दूसरे बैकग्राउंड में दोबारा एड शूट किया जाता है। मतलब यहाँ जॉय के प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। ये सब नेल जॉय को दिखा रहा होता है कि ऐसे ऐसे होगा। तो वहाँ 2 औरतें अपने ब्रांड के नेकलेसेस डिस्प्ले कर रही होती है। दूसरी ओर एक छोटे से कॉल सेंटर को दिखाते हैं, जहाँ इस लाइव एड के चलते ढेरों लोग कॉल करके उस नेकलेसेस को ऑर्डर कर रहे होते हैं। मॉनिटर पर नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स का डिस्प्ले दिखाया जाता है। एड के खत्म होने के कुछ ही मिनटों में कॉल के जरिए लगभग 25,000 नेकलेसेस का ऑर्डर मिल जाता है। वो समझ जाती है कि अगर मेरे प्रोडक्ट को यहाँ एक बार डेमो दे दिया तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। 1 महीने में मैं अपने सारे उधार चुका दूंगी। पर जब वो ये बात रॉबर्ट और रूडी को आके बताती है तो रॉबर्ट कहता है, पहले से देखो रूडी ने बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी है और अब 50,000 मॉप्स बनाने के लिए कम से कम $2 लाख के स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। उतनी बड़ी रकम को फिर से कैसे दे सकती है बताओ। तो रूडी कहती है, मैं आधा देने को तो तैयार हूँ जॉय, तुम बाकी का $1 लाख का इंतजाम खुद कर लो। और अब यहाँ पैगी, वो तो जॉय को नीचा दिखाने का मौका ही ढूंढ रही थी। वो हंसती है, अरे इसके पास कहाँ है रोकड़ा, ये तो खुद बार बार अपना घर गिरवी रख देती है। पर जॉय कहती है, ये आइडिया देने के लिए शुक्रिया पैगी, घर उसी के नाम पे है और पहले भी वो घर गिरवी रखकर फिर से उसे वापस पा चुकी है। इसीलिए अब अपनी खातिर वो एक बार फिर अपने घर को गिरवी रखकर पैसे जुटा लेती है और जैसा नेल ने कहा था 1 हफ्ते में ही 50,000 मॉप्स बना लेती है। एड शूटिंग के दिन दोस्तों सभी के सभी टीवी के सामने बैठकर बेसब्री से जॉय के एड का इंतजार कर रहे होते हैं। एक बार ये हिट हो गया तो फिर जॉय को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जॉय को सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली थोड़ी थी। उसके मॉप का डेमो देने के लिए क्यूबीसी ने एक सेलिब्रिटी को अरेंज किया होता है, लेकिन उसे मॉप का इस्तेमाल करने के लिए ठीक से ट्रेन नहीं किया था और वो कैमरा के सामने ठीक से डेमो नहीं दे पाता। जॉय को 5 मिनट मिले थे अपना प्रोडक्ट डेमो दिखाने के लिए दुनिया के सामने, लेकिन उस आदमी ने वो कीमती 5 मिनट बर्बाद कर दिए। और क्यूबीसी के साथ जॉय ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके हिसाब से उसे एक बार मौका दिया जाएगा। अब जॉय करे तो करे क्या, घर गिरवी है और जॉय ने जो 50,000 मॉप्स बनाए थे वो बेकार जाएंगे। सभी परेशान हो जाते हैं, खासकर जॉय तो टूट जाती है और सीधे नेल को कॉल करती है कि क्या करो। पर नेल कहता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जरूर तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई खोट है तभी ऐसा हो रहा है। जॉय को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे प्रोडक्ट में खोट है, अरे उस आदमी को मॉप का इस्तेमाल करना तक नहीं आता था जो टीवी में आया और उसके हाथों डेमो देकर तुमने मेरी और मेरे परिवार की मेहनत और पैसे सब बर्बाद कर दिए। प्लीज मुझे एक और बार चांस दिलवाओ, मैं खुद ही अपने मॉप का डेमो दूंगी। वो कहता है कि अगर ऑर्डर्स मिले तो मैं दूसरा चांस दे सकता था, पर अब वो भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपना घर गिरवी रखा और एक्स्ट्रा 50,000 मॉप्स बनवाए। पर नेल उसकी बात मानने का नाम ही नहीं लेता और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें लॉस का 1/3 अमाउंट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। और जॉय तो गुस्से में सीधे उसके ऑफिस में जाती है। नेल किसी मीटिंग में होता है, लेकिन जॉय गुस्से में परमिशन वगैरह नहीं मानती और सीधे अंदर जाकर बैठ जाती है और कहती, देखो नेल, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार सड़क पे आने वाला है, तुम्हें मेरे प्रोडक्ट को एक और मौका देना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, मैं खुद कैमरे के सामने आकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताऊंगी। नेल कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो नेल, उस दिन तुम्हें मॉप का डेमो देकर कन्विंस किसने किया था? मैंने ना, तो लोगों को भी मैं ही कन्विंस कर पाऊंगी ना। इस पे नेल सोच में पड़ जाता है और आखिर वो अपने तख्ते से उतर आता है और कहता है ठीक है। वो जॉय को एक और मौका दे देता है दोस्तों। शुरू में जॉय को कोई स्टाइलिश कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है ताकि कैमरा के सामने अट्रैक्टिव लगे, लेकिन जॉय को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। वो कहती है कि मेरे प्रोडक्ट को घर में यूज करने वाले लोग इस तरह के टाइट ड्रेस पहनकर काम नहीं करते, इसीलिए मैं कैजुअल ड्रेस में ही डेमो दूंगी जो कि रियल लगेगा। कहकर वो अपने नॉर्मल कपड़ों में हाथ में पोछा लिए स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती है। लाइव शुरू होता है, स्टेज भी घूमने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही नर्वस होती है और कुछ कह नहीं पाती। उसका परिवार और उसके फ्रेंड्स सभी टीवी पर उसको देख रहे होते हैं और तब एक कस्टमर का कॉल आता है। असल में जैकी जॉय की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक कस्टमर की तरह कॉल कर रही थी। वो कहती है कि मैंने आपका मॉप देखा है और मैं उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बस दोस्तों, अपनी बेस्ट फ्रेंड की आवाज सुनते ही जॉय के अंदर न जाने कहां से जोश आ जाता है और वो अपने मॉप के बारे में, उसकी खासियत, दूसरे मॉप से वो किस तरह अलग है, उसके फायदे क्या हैं, ये सब एक्सप्लेन करते हुए उसका डेमो देती है। और यकीन मानिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में ढेरों कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। काउंटिंग डिस्प्ले को दिखाते हैं तो पता चलता है कि थोड़ी ही देर में 29,500 से भी ज्यादा लोगों ने कॉल करके ऑर्डर दे दिया है। ये देखकर तो जॉय जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो और भी बेहतर एक्सप्लेन करती है। फिर एड के 5 मिनट के बाद डिस्प्ले में 50,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। खुशी के मारे जॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेल भी बड़ा खुश होता है, खुशी से ज्यादा वो तो चौंक जाता है क्योंकि इतने कम समय में इतने ज्यादा ऑर्डर्स तो उसने अपनी कंपनी के इतिहास में कभी देखा ही नहीं था। इस खुशी को पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है दोस्तों। और देखा आपने, उन 5 मिनटों ने इनकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसी बीच मेलिसा और प्लमर के बीच प्यार हो जाता है। हाँ दोस्तों, अब जॉय बिजी हो जाती है। क्यूबीसी में उसके मॉप का डेमो बार बार होता है और हर बार हजारों लाखों में ऑर्डर्स आते हैं। जॉय तो बहुत
बहुत ही बड़े लेवल पर मॉब्स बनाना शुरू कर देती है। पर इसी बीच जॉय की दादी मिमी का देहांत हो जाता है। यार लगता है मिमी ने बस अपनी पोती की सफलता देखने के लिए जान बचा के रखी हुई थी और उसको सफलता की राह पर चलते देखकर वो अब इस दुनिया से चल बसी। जॉय से जहाँ एक तरफ खुशी आ रही थी तो एक तरफ से यहाँ दुख झेलना पड़ा, क्योंकि दादी उसके लिए सब कुछ थी। बचपन से लेकर अभी तक हमेशा दादी ही उसे मोटिवेट करती थी, उसे बहुत प्यार करती थी, जितना कि जॉय की माँ ने भी नहीं किया था। जॉय एकदम से टूट जाती है यार। और इन सभी के बीच कैलिफोर्निया की उस स्पेयर पार्ट्स कंपनी के हर मॉप के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में $4 बढ़ा दिए जाते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए रॉबर्ट ने पैगी को वहाँ भेजा होता है और रॉबर्ट चाहता है कि उसकी बेटी पैगी भी जॉय के साथ मिलकर उसके बिजनेस में पार्टनर बन जाए, इसलिए बिना जॉय की इजाजत के वो पैगी को वहाँ भेज देता है डील करने के लिए। जब जॉय को ये पता चलता है तो वो जाहिर सी भड़क ही जाती है कि मुझे बिना बताए मेरे बिजनेस में तुम्हें अंदर घुसने की क्या जरूरत थी। पैगी कहती देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और उन लोगों से बात कर चुकी हूँ, वो लोग हर मॉप के $4 ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन मैंने नेगोशिएट करके $2 के लिए उनको कन्विंस कर लिया है, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा ना। जॉय चिढ़ जाती है कि तुम्हें इस बिजनेस के बारे में पता ही क्या है बताओ। अरे वो लोग एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तुम हो कि $2 के लिए मान कर आ गई और ऊपर से तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों? पैगी कहती दादी चल बसी थी तो तुम बहुत ही दुखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना समझा और खुद बातचीत करके आ गई। जॉय को और गुस्सा आता है और वो साफ कह देती है कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं खुद करूंगी, प्लीज आप लोग अपना काम देखिए। कहकर जॉय उस कंपनी के मैनेजर से मिलने सीधे कैलिफोर्निया चली जाती है। जॉय को शक होने लग गया था कि पिछली बार उन लोगों ने डिजाइन में कोई गलती की और उसे सही करने के लिए जो एक्स्ट्रा रकम लगी वो भी उन्होंने मुझसे ही मांगा, मेरे बिल में ऐड कर दिया था, पर जॉय ने उस समय देने से मना कर दिया था। शायद इसीलिए ये लोग हर मॉप के $4 एक्स्ट्रा वसूलना चाहते हैं। तो जब वो मैनेजर से डायरेक्टली इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि देखिए मॉप के लिए जो ढांचे यूज किए जाते हैं वो घिस जाते हैं, उसी डैमेज के लिए हम $4 एक्स्ट्रा मांग रहे थे। जॉय कहती ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके चलिए, मैं भी देखूं जरा ढांचे कितने घिसे हुए हैं। पर वो जॉय को अपनी फैक्ट्री दिखाने से इनकार कर देते हैं। तो जॉय कहती कोई बात नहीं, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? वो कहते हैं कि ठीक है। जॉय बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ से इनकी आंखों से बचकर फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है दोस्तों। और तब जॉय को लगता है शॉक, क्योंकि जॉय के प्रोडक्ट की नकल करके इन लोगों ने अपना खुद का कोई डिजाइन बनाया और उसका पेटेंट भी रजिस्टर कर लिया। असल में शुरू में इन लोगों ने जॉय से कहा था ना कि हांगकांग में एक इनोवेटर पहले से ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर चुका है और उसका पेटेंट हमने खरीद लिया, वो सब का सब झूठ था। जब कंपनी के ओनर को पता चला कि जॉय ऐसा एक डिजाइन लेकर आई है तो उसने चोरी से उसके डिजाइन का खुद पेटेंट ले लिया और इतनी बड़ी चोरी करके उसने सीना जोरी भी दिखाई। रॉयल्टी के नाम पर जॉय से ही उसने शुरू में $50,000 ले लिए थे। सोचिए यार, ये सब जानकर जॉय का कितना खून खौला होगा। वो चिल्लाती है कि ये सरासर फ्रॉड है, मैं तुम पे अब लीगल कंप्लेंट करूंगी। पर इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। दरअसल इन्होंने पुलिस को खबर कर दी थी कि जॉय उनकी परमिशन के बिना उनकी फैक्ट्री में घुस गई है और उनके डिजाइन चोरी करने की कोशिश कर रही है। फिर क्या था दोस्तों, वो जॉय को अरेस्ट कर लेते हैं। रूडी जॉय को बेल दिलाती है। उसके बाद अब उस कंपनी के ओनर ने जॉय पर केस तो कर लिया था कि ये डिजाइन लीगली हमारी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन जॉय उसको अपने ब्रांड के नाम से बेच रही है, इसीलिए अब जॉय को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अब रॉबर्ट और रूडी दोनों ही जॉय को ताने मारने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब बर्बाद होने वाला है, घर भी जब्त हो जाएगा, ऊपर से कंपनी को बहुत बड़ी रकम कंपनसेशन के तौर पर देनी पड़ेगी। इस तरह लगभग सभी के सभी जॉय के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तब टोनी दोस्तों अब जॉय को सपोर्ट करता है कि कोई नहीं, इंतजाम कर लेंगे। इनका लॉयर भी आता है कि उस कंपनी के पास पेटेंट है जिसकी वजह से इस डिजाइन पर उनके लीगल राइट्स है। मुझे नहीं लगता कि हम ये केस जीत पाएंगे। और अब रूडी अपना इन्वेस्टमेंट वापस पाने के लिए बैंक से बातें करती है, जिससे कि बैंक जॉय का घर जब्त कर लेगा और जॉय के लोन की भरपाई करने के बाद जो रकम बचेगी वो जॉय को दे दी जाएगी, जिससे वो रूडी को दे देगी, जिससे कि उसके इन्वेस्टमेंट का चुकता हो जाएगा। और फिर कोई रास्ता ना पाकर जॉय भारी दिल के साथ कागजात पे साइन करके अपने घर को बैंक के हवाले कर देती है। पूरी तरह से टूट चुकी थी बेचारी। जब अपनी मेहनत कोई और चुरा लेना दोस्तों, सच में बहुत दिल टूट जाता है। जॉय गुस्से में अपनी चीजें उठाकर फेंक देती है और आक्रोश में सभी पे चिल्लाती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ यहाँ से। गुस्से में वो अपने बाल काट डालती है। फिर जरा शांत होकर अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को देखती है, लेकिन तब उन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा प्रूफ उसके हाथ लगता है कि वो ठान लेती है कि उस ओनर की छुट्टी करके रहेगी। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर सीधे जाती है टेक्सास। दरअसल स्पेयर पार्ट्स कंपनी कैलिफोर्निया में है, लेकिन उसका वो चालू ओनर टेक्सास में है। जॉय बहुत कॉन्फिडेंटली उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करती है और उससे बात करती है, पर वो बहुत अकड़ कर कहता है कि हाँ, हमने तुम्हारा डिजाइन की नकल की है और तुमसे झूठ बोलकर उसका पेटेंट भी ले लिया। क्या कर लोगी? तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। लेकिन जॉय के पास 3 सॉलिड सबूत हैं दोस्तों, जो कि वो न्यूयॉर्क में अपने लॉयर को देकर आई है। पहला तो वो फेक डॉक्यूमेंट जो इस कंपनी ने जॉय को दिया था, जिसके मुताबिक
मुताबिक जॉय से पहले हांगकांग में किसी ने ये डिजाइन बनाया था जिसका पेटेंट इस कंपनी ने खरीद लिया था, लेकिन असल में ना वैसा कोई डिजाइनर था, ना ही इस कंपनी के पास उस वक्त पेटेंट था। लेकिन इन लोगों ने एक फेक डॉक्यूमेंट जॉय को दिया था। वो डॉक्यूमेंट अब जॉय के पास है, लेकिन अब इस कंपनी ने जॉय के डिजाइन का जो पेटेंट लिया है उसका भी डॉक्यूमेंट जॉय के पास है, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिजाइन अलग अलग हैं दोस्तों। मतलब पहला वाला फेक था। दरअसल ये लोग नहीं चाहते थे कि जॉय अपने ओरिजिनल डिजाइन का पेटेंट रजिस्टर करे, इसीलिए उसको रोकने के लिए इन्होंने जॉय से झूठ बोला और उससे रॉयल्टी भी ली थी। उन्हें लगा था कि जॉय को पता नहीं चलेगा, लेकिन गलती से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में वो फेक डॉक्यूमेंट भी आ गया था। इसके अलावा फिलहाल ओनर को लगता है कि जॉय यहाँ पे अकेली आई है, इसीलिए मैं अपने आदमियों के हाथों इसको मरवा भी सकता हूँ। पर शायद वो जो सोच रहा था ना, उसकी भनक जॉय को लग गई थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, फिर भी तुम और तुम्हारे आदमी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा लॉयर पूरी तैयारी के साथ वेट कर रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जॉय इतना कॉन्फिडेंटली धमकाती है कि अब कंपनी का ओनर विनती के तौर पर खड़ा हो जाता है। कहता है कि रॉयल्टी के लिए जो तुमसे $50,000 हमने लिए थे, उसके साथ $20,000 मिलाकर 70,000 में सेटल कर देते हैं। खामखा कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए। जॉय चुप रहती है। वो फिर कहता है कि ठीक है, मैं $1,00,000 दे दूंगा, लेकिन तब भी जॉय कुछ नहीं कहती। अब वो लगभग उससे भीख मांगने वाले मूड में आ जाता है कि मैं सूद समेत वो अमाउंट दे दूंगा, प्लीज मामले को यहीं पे निपटा देते हैं। और फिर जॉय स्माइल करके कहती है, ये हुई ना बात, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। कहकर वो कुछ शर्तें रखती हैं कि मेरे मॉब डिजाइन के जो ढांचे तुम्हारी कंपनी में हैं वो सारे मुझे वापस चाहिए, और इस डिजाइन पर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं होगा। इन सारी शर्तों पर वो उसके साइन लेकर एकदम शान से बाहर निकलती है। दोस्तों, कल रात तो जॉय ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब हो पाएगा। वो मान चुकी थी कि कुछ ही दिन की सफलता के बाद वो अपना घर समेत सब कुछ खो देगी, लेकिन एक छोटी सी डिटेल जो उसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में मिली, उसे पढ़कर जॉय ने इतना कुछ पता लगाया और उसके बल पर अपने पूरे बिजनेस और अपनी जिंदगी को बचा लिया। इसके 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों। जॉय बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर में से एक मानी जाती है, और तो और दोस्तों, वो अपनी तरह नए एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करती है। बहुत अमीर बन चुकी है जॉय। वो रॉबर्ट और रोडी का बहुत ख्याल रखती है। दोनों बूढ़े हो चुके हैं। हालांकि रोडी और रॉबर्ट ने जॉय का घर जब्त करवाया था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते वो उन्हें अपने साथ रख रही है। उनकी काफी केयर करती है। पैगी भी वहीं रहती है। मेलिसा ने उस प्लम्बर से शादी कर ली थी, लेकिन अब भी उसको टीवी देखना बड़ा पसंद है। 24 घंटे बस टीवी में लगी रहती है। जॉय की बेटियां बड़ी हो चुकी हैं दोस्तों, और जॉय का एक्स हस्बैंड टोनी उससे बहुत सपोर्ट कर रहा है अभी, और जॉय ने उसको अपना मैनेजर बना के रखा हुआ है। दोनों कभी एक नहीं हुए, पर दोनों मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश जरूर करते हैं। जैकी भी जॉय के साथ ही है। अब जॉय का मेन कॉम्पिटिटर है नेल। जॉय दोस्तों अब क्यूबीसी में डेमो नहीं देती, बल्कि होम शॉपिंग नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है। नेल के प्रोडक्ट से कई ज्यादा सेल जॉय के प्रोडक्ट्स की होती है। अब जॉय की अपनी खुद की कंपनी चल चुकी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। जॉय एक जानी मानी बिजनेस वुमन बन चुकी है। नेल उसका कॉम्पिटिटर जरूर है, लेकिन आज तक दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और इसी के साथ दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी जॉय नाम की इस बिजनेस वुमन की बायोग्राफिकल स्टोरी पर आधारित कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए, मजा आया क्या? मोटिवेशन आया क्या? मिलते हैं आपसे। हाँ, आपका भी कोई बिजनेस आइडिया है तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।